वेलकम टू ईच ऑफ एकेडमी। आई एम डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है निंगलू रीफ। तो निंगलू रीफ लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया में और यहाँ पे पाया जाता है कोरल रीफ्स। एंड बिकॉज ऑफ द हीट वेव्स ये जो कोरल रीफ्स हैं ये काफी ज्यादा डैमेज हो रहे हैं, इनमें ब्लीचिंग हो रही है वाइड स्प्रेड। एंड बिकॉज ऑफ दिस ब्लीचिंग अप्रोक्स 2/3 कोरल रीफ्स यहाँ पे डैमेज हो चुके हैं। सो लेट्स नो अबाउट दिस निंगलू रीफ और किस तरीके से ये डैमेज हो रहे हैं। देखो, दिस इज मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये जो है नॉर्थ वेस्ट रीजन में दिस इज ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि सबसे बड़ा बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्ट में। इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पे कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। जो निंगलू रीफ जिसकी हम बात कर रहे हैं वो इसके वेस्ट पार्ट में है, दिस वन। यहाँ पे लोकेटेड है निंगलू रीफ, जहाँ पे देखा गया है कि अप्रोक्स 70% जो कोरल्स हैं उनकी डेथ हो चुकी है। जो निंगलू रीफ है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है। लेकिन रिसेंटली जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो यहाँ पे मरीन हीट वेव्स की वजह से, मरीन हीट वेव मतलब जो ओशन का नॉर्मल टेम्परेचर है उससे ज्यादा टेम्परेचर जब हो जाता है तो कोरल रीफ्स उसमें सरवाइव नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं मरीन हीट वेव्स। और मरीन हीट वेव के इंसिडेंसेस अभी बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड कोरल रीफ डैमेज यहाँ पे देखा जा सकता है। सो निंगलू रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट फ्रिंजिंग कोरल रीफ है। कोरल रीफ तीन टाइप के होते हैं, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड एटॉल। तो ये निंगलू क्या है, दिस इज फ्रिंजिंग रीफ। एंड दिस ग्रेट बैरियर रीफ ये क्या है, एक बैरियर रीफ है। और फिर होते हैं एटॉल्स। सो हम इसे समझेंगे ये तीनों क्या है। कोरल रीफ को अगर आप देखोगे इस मैप में, कोरल रीफ मिलते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ही ये पाए जाते हैं। दीज आर द कोरल रीफ्स। और ऑस्ट्रेलिया में आप देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया के इस पूरे रीजन में साउथ एरिया को छोड़ के बाकी जितना भी कोस्टल एरिया है यहाँ पे कोरल रीफ पाया जाता है। इनफैक्ट ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं, दिस एरिया इज नोन एज कोरल ट्राइएंगल, क्योंकि इस रीजन में, ये जो साउथ ईस्ट का पूरा रीजन है, यहाँ पे मैक्सिमम कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। सो दिस इज नोन एज कोरल ट्राइएंगल। नाउ दिस निंगलू रीफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। जो कोरल रीफ होते हैं वो एक हैबिटेट की तरह काम करते हैं। कोरल रीफ हैबिटेट में बहुत टाइप के जो मरीन ऑर्गेनिज्म है वो वहां पे रहते हैं। तो कोरल रीफ्स में मरीन बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। स्पेशली जो निंगलू रीफ है यहाँ पे पाया जाता है वेल शार्क, दिस इज वेल शार्क। इसके एग्रीगेशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और जो निंगलू रीफ है इट इज वर्ल्ड्स मोस्ट सिग्निफिकेंट नियर शोर रीफ। देखो, जो ये निंगलू रीफ है ये शोर से एकदम लगा हुआ है, बिल्कुल नियर शोर रीफ है ये। सो दिस निंगलू रीफ इज अ फ्रिंजिंग कोरल रीफ। हम लेट्स सी व्हाट इज फ्रिंजिंग कोरल रीफ। कोरल रीफ होते हैं तीन टाइप के, एक तो है फ्रिंजिंग रीफ, दूसरा है बैरियर रीफ एंड एटॉल। अब ये बनते कैसे हैं? सपोज यहाँ पे कोई वॉल्केनो था, या फिर कोई आइलैंड था, या फिर कोई कॉन्टिनेंट था, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे कुछ कोरल पॉलिप्स आ जाते हैं जो पूरा ओशन है उसमें फ्लो होते हुए। अब ये कोरल रीफ जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो ये शोर एरिया में, कोस्टल एरिया में ये ग्रो करने लगते हैं। और बहुत सालों के बाद, मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद में, ये पूरा इसे कवर कर लेते हैं, इसके चारों तरफ ये ग्रो कर लेते हैं। तो ये जो एक रीफ बनती है यहाँ पे कोरल्स की, इसे हम कहते हैं फ्रिंजिंग रीफ। उसके बाद अगर टेक्टोनिक एक्टिविटीज क्योंकि होते रहती है ओशंस के अंदर, ये जो लैंड मास है ये धीरे धीरे अगर नीचे चले गया, कोरल रीफ तो ऐसा यहीं पे रहेगी, लेकिन ये जो लैंड मास है ये धीरे धीरे नीचे चले जाएगा। तो इसके नीचे जाने से क्या होगा, यहाँ पे एक गैप आ गया, यहाँ पे पानी आ गया, क्योंकि लैंड मास नीचे चले गया तो यहाँ पे एक स्पेस बन गया था और उस स्पेस में पानी आ चुका है। तो हम इसे क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज बैरियर रीफ, क्योंकि ये जो लैंड मास था और ये जो कोरल रीफ है इनके बीच में एक बैरियर आ चुका है वाटर का। सो दिस इज नोन एज बैरियर रीफ। अब ये जो लैंड मास है अगर ये पूरा ही सबमर्ज हो गया नीचे और सिर्फ यहाँ पे कोरल रीफ रह जाता है तो इसे हम कहते हैं एटोल। तो जिस रीफ की हम बात कर रहे हैं विच इज अ निंगलू रीफ, दिस इज अ फ्रिंजिंग रीफ। मतलब कि जो रीफ है वो इसके कोस्टल एरिया से लगा हुआ है। देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं, दिस इज निंगलू रीफ, ये पूरा यहाँ पे ग्रो कर रहा है, ग्रो डायरेक्टली फ्रॉम द शोर। तो शोर एरिया पे डायरेक्टली ग्रो कर रहा है इस तरीके से। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पूरा लैंड मास है और ये पूरा कोरल रीफ है, पूरा जो शोर एरिया है, जो कोस्टल एरिया है, वहां पे ये उसके अराउंड ग्रो कर रहा है। और जो दूसरा बैरियर रीफ है जिसमें कि जो लैंड मास है और कोरल रीफ के बीच में एक बैरियर बन जाता है वाटर का, इसे हम कहते हैं बैरियर रीफ। ये बैरियर रीफ का एग्जाम्पल क्या है, दिस वन। ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है नॉर्थ वेस्ट में, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्ट में, तो यहाँ पे जो कोरल रीफ है और जो लैंड मास है उसके बीच में एक बैरियर है ऑफ वाटर, इसलिए हम उसे कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है बहुत सारे कोरल रीफ से मिलके बना हुआ है, इसमें एक सिंगल रीफ नहीं, बहुत सारे रीफ्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। सो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में है बैरियर रीफ और ये जो निंगालू है
दिस इज अ फ्रिंजिंग रीफ। तो कोरल रीफ्स के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। कोरल रीफ क्या है? अंडर वाटर सिस्टम है, जो पानी है, जो ओशन का वाटर है, उसमें ये पाए जाते हैं। शैलो डेप्थ पे, बहुत ज्यादा डेप्थ पे ये नहीं मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 200 मीटर की डेप्थ तक ये मिलते हैं। मोस्ट कॉमनली ये पाए जाते हैं 50 मीटर की डेप्थ तक, क्योंकि इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए सनलाइट, और सनलाइट मैक्सिमम 200 मीटर तक ही ओशन में जा सकती है, इसलिए 200 मीटर से ऊपर ही मिलते हैं। ये इनमें इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है क्योंकि ये एक हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, कोरल रीफ, जहाँ पे कि बहुत ज्यादा स्पीशीज वहां पे रहते हैं उस हैबिटेट में। तो इसलिए हम इसको कहते हैं रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी इसे कहा जाता है। कोरल रीफ जो है उसका यूनिट है कोरल पॉलिप। ये छोटे छोटे जो पॉलिप्स हैं इनसे मिलकर बना होता है बहुत बड़ा कोरल रीफ। और ये जो पॉलिप्स हैं इनकी बॉडी होती है कैलकेरियस, मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। ये कैल्शियम इन्हें कहाँ से मिलता है? जब ये ग्रो कर रहे होते हैं तब ये कैल्शियम एक्सट्रैक्ट करते हैं वाटर से। जो हमारा सी है, सी में बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, 90% तो उसमें NaCl प्रेजेंट है, सी सॉल्ट। उसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्ट है। तो कैल्शियम का जो सॉल्ट है उसको ये एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं और धीरे धीरे इनका जो बॉडी है वो कैल्शियम से बनता है। अब जो कोरल्स हैं उनकी बॉडी में पाया जाता है जूजेंथेला एल्गी। एल्गी का क्या काम है? एल्गी करता है फोटोसिंथेसिस, और इस एल्गी को ही सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। दिस इज कोरल पॉलिप। इसकी बॉडी में, इसकी सेल्स के अंदर रहता है ये एल्गी, और इस ये करता है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस करके ये न्यूट्रिएंट्स बनाता है, जैसे कि ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं। और 90% जो फूड है कोरल का वो उसे इस एल्गी से ही मिलता है। सो दैट्स वाई ये जो एल्गी है ये फोटोसिंथेसिस कर पाए प्रॉपरली, इसीलिए ये जो कोरल्स हैं वो 200 मीटर से ऊपर ही पाए जाते हैं, ताकि वहां तक प्रॉपर सनलाइट पहुंच सके। ग्रोथ कंडीशंस क्या क्या है कोरल रीफ की? देखो, अब इनको ये टेम्परेचर के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, और अभी ये इसीलिए डैमेज हो रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इनको टेम्परेचर चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर में ये ग्रो नहीं कर पाते। इसीलिए ये हमें कहाँ पे मिलता है? ये हमें मिलता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में, जहाँ पे जो ओशन का पानी है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर है 23 to 25 के बीच में ये सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं, और टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस तक ही ये ग्रो कर पाएंगे। इट मीन्स कि इनका जो रेंज है 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तक ही ये सरवाइव कर पाते हैं। अब अगर इससे ऊपर टेम्परेचर होता है किसी भी सीजन में, किसी भी वेदर में, तो इनकी डेथ होने लगती है। और अभी टेम्परेचर जो मरीन हीट वेव्स हैं उसमें टेम्परेचर 35 से ऊपर चले जाता है, और ये उसमें सरवाइव नहीं कर पाते। इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? मास डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में इनकी डेथ हो रही है। इसके अलावा इनको सलाइनिटी चाहिए। सलाइनिटी मतलब सॉल्ट, बिटवीन 27 to 40%। जो फ्रेश वाटर होता है, यानी कि जो रिवर्स का पानी है, उसमें सलाइनिटी बहुत कम होती है। जो ओशन का जो वाटर है, जो सी वाटर है, उसमें सलाइनिटी मिलती है 27 to 40%, जो कि इनके लिए रिक्वायर्ड है। तो दैट्स वाई ये रिवर्स में, लेक्स में नहीं पाए जाते, ये सिर्फ ओशंस में, सी में ही ये पाए जाते हैं, क्योंकि वहीं पे इनको एप्रोप्रिएट सलाइनिटी मिल पाती है। देन नेक्स्ट कंडीशन है इनके सर्वाइवल के लिए, ये 50 मीटर तक ही पाए जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 200 मीटर तक ये ग्रो कर सकते हैं, जिसका रीजन यही है कि फोटोसिंथेसिस करना है। जो जूजेंथेला एल्गी इनके बॉडी में पाया जाता है उसको फोटोसिंथेसिस करना है। दैट्स वाई ये 200 मीटर से ऊपर ही मिलते हैं। तो कोरल ब्लीचिंग, कोरल ब्लीचिंग क्या होता है? देखो, कोरल्स होते हैं बहुत ही कलरफुल, और जब इनकी डेथ होने लगती है तो ये कैल्शियम के स्केलेटन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं कोरल्स में ब्लीचिंग हो जाना। जब बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल स्ट्रेस होता है, मतलब कि जो ओशन का पानी है उसका टेम्परेचर अगर बहुत बढ़ गया, तो ये जो एल्गी है जो इसमें रहता है उसकी डेथ होने लगती है। और ये जो एल्गी है ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कोरल्स हैं उनका जो डिफरेंट कलर्स है, इनको एक पिगमेंट देने का काम करता है, जिसकी वजह से इनका अलग अलग टाइप का कलर होता है। तो अगर एल्गी की ही डेथ हो जाएगी तो इनका कलर भी खत्म हो जाता है, और ये टर्न हो जाते हैं कैल्शियम के स्केलेटन में। इसे हम क्या कहते हैं? कोरल ब्लीचिंग, कोरल का ब्लीच हो जाना। तो कॉजेस क्या क्या है? एक तो राइज इन सी टेम्परेचर, सी टेम्परेचर के बढ़ने से कोरल डैमेज होते हैं। दूसरा है ओशन एसिडिफिकेशन। देखो, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ओशन में रहते हैं या पानी में रहते हैं, वो पीएच के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। जो ओशन का जो पानी है इट इज एल्केलाइन, यानी कि इनका पीएच 7 से ऊपर होगा। 7 क्या है? न्यूट्रल पीएच। तो 7 से ऊपर पीएच मीन्स कि वो एल्केलाइन है, और 7 से नीचे अगर पीएच है तो दैट इज एसिडिक पीएच। अब क्या हो रहा है? ओशन का जो पानी है उसकी एसिडिटी बढ़ रही है, मतलब पीएच कम हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका लेवल बढ़ते जा रहा है। ये जो CO2 है जितना भी एटमोस्फेयर में जाता है, इसका 30-40% ओशंस में एब्जॉर्ब हो जाता है। जो CO2 है वो ओशन के पानी से रिएक्ट करता है, H2O प्लस CO2, और बनाता है यहाँ पे H2CO3। दिस इज कार्बोनिक एसिड, और इसकी वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है। और पानी अगर एसिडिक होता है तो जो कोरल्स हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते, उससे भी उनकी ब्लीचिंग हो रही है।
इसके अलावा इन्फेक्शियस डिजीज जैसे बैक्टीरिया है विब्रियो शिलोई, ये बैक्टीरिया जूजेंथिला एल्गी को डैमेज करता है। और टेम्परेचर इंक्रीज होने में ये जो बैक्टीरिया है ये और एक्टिव हो जाता है। तो क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ओशन वाटर का, तो ये बैक्टीरिया भी यहाँ पर ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। एंड ऑल्सो केमिकल पॉल्यूशन तो है ही रिस्पॉन्सिबल। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स जितने भी कोरल रीफ्स हैं वर्ल्ड में, सिर्फ निंगलू रीफ ही नहीं, बाकी के जो रीफ्स हैं उनमें भी वाइड स्प्रेड ब्लीचिंग देखने को मिल रही है। कोरल्स की यहाँ पे मास डेथ हो रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर टेम्परेचर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो इस सेंचुरी के एंड तक जो कोरल्स है वो एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं। सो इट वॉज अबाउट निंगलू रीफ विच इज फेसिंग वाइड स्प्रेड कोरल ब्लीचिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड मरीन हीट वेव। नाउ कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। निंगलू रीफ इज लोकेटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ विच ऑस्ट्रेलियन स्टेट? तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। देन नेक्स्ट, निंगलू रीफ इज बेस्ट नोन फॉर विच लार्ज मरीन स्पीसीज? ये पॉपुलर है व्हेल शार्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, आपको आंसर देना है इसका। निंगलू रीफ इज प्राइमरली व्हाट टाइप ऑफ रीफ? ये कैसे रीफ है? फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, एटॉल रीफ या फिर पैच रीफ? You can join our affordable courses for Indian Forest Services, UPSC and NET JRF. Course registration link is given in the description box. For any query or doubt, you can contact us on the given numbers.